वाक्य विचार। बच्चों, आज हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, वाक्य को समझने के लिए आप इस शब्द समूह को पढ़िए। हैं रहे बच्चे खेल। अब आप बताइए कि क्या ये शब्द समूह हैं रहे बच्चे खेल वाक्य है? नहीं, ये शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि ये शब्द समूह व्यवस्थित नहीं है। इसके साथ साथ इससे कोई अर्थ या भाव भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब आप इस शब्द समूह को पढ़िए। बच्चे खेल रहे हैं। अब बताइए कि क्या ये शब्द समूह वाक्य है? अच्छा, मैं ही बताती हूँ। हाँ, ये शब्द समूह वाक्य है। ये शब्द समूह इसलिए वाक्य है क्योंकि ये व्यवस्थित है। इसमें कर्ता बच्चे और क्रिया खेल रहे हैं उचित स्थान पर लिखे गए हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है तथा इससे बच्चों के खेलने का भाव स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप इस शब्द समूह को पढ़िए। दर्जी कपड़े सिल रहा है। इस शब्द समूह दर्जी कपड़े सिल रहा है एक वाक्य है क्योंकि ये शब्द समूह व्यवस्थित है। इसमें कर्ता दर्जी, कर्म कपड़े तथा क्रिया सिल रहा है अपने अपने स्थान पर आए हैं तथा ये शब्द समूह दर्जी के द्वारा कपड़े सिलने का भाव स्पष्ट कर रहा है। तो बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य के अंगों को पढ़ते हैं। वाक्य के अंग। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य और विधेय क्या है? पहला, उद्देश्य। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूं। उद्देश्य वाक्य का वो भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा या बताया जाता है। जैसे मोहन खेल रहा है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है क्योंकि यहां पर मोहन के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो खेल रहा है। अब इस वाक्य को पढ़िए। पिताजी कल इलाहाबाद जाएंगे। बच्चों, इस वाक्य में पिताजी उद्देश्य है क्योंकि यहाँ पिताजी के बारे में बताया जा रहा है कि वे कल इलाहाबाद जाएंगे। अब बताइए कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और क्यों? मां ने खीर पकाई। प्रस्तुत वाक्य में मां ने उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में मां के बारे में बताया जा रहा है कि मां ने खीर पकाई, अर्थात मां ने खीर पकाने का कार्य किया है। उद्देश्य को भली भांति समझ लेने के बाद अब हम विधेय को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और इस उद्देश्य के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो खेल रहा है, अतः खेल रहा है विधेय है। इसी प्रकार पिताजी कल इलाहाबाद जाएंगे वाक्य में उद्देश्य पिताजी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वे कल इलाहाबाद जाएंगे, अतः कल इलाहाबाद जाएंगे ये विधेय है। वाक्य के अंग पढ़ने और समझने के बाद अब हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वाक्य को किन किन आधारों पर बांटा गया है तथा इसके कितने भेद हैं? चलिए, मैं बताती हूं। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला, अर्थ के आधार पर और दूसरा, रचना के आधार पर।
पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयवाचक वाक्य, पांचवां संदेहवाचक वाक्य, छठा आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां इच्छावाचक वाक्य। चलिए अब इन भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के होने या न होने की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला कथन हो, यानी कि जिस वाक्य में ये बताया जाए कि क्रिया कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है और कितनी क्रिया हो गई है, उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि सूर्य की उदय होने की क्रिया पूर्व में हो रही है, अतः ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, निषेधवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के होने का यानी कि कार्य के होने का निषेध किया जाए, अथवा जिस वाक्य में कार्य के न करने या न होने का पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ब्रिजेश आज विद्यालय नहीं जाएगा। इस वाक्य में ब्रिजेश के द्वारा विद्यालय जाने की क्रिया का निषेध किया गया है। यहां बताया गया है कि ब्रिजेश आज विद्यालय जाने की क्रिया नहीं करेगा, अतः ये निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का एहसास होता है, अथवा जिस वाक्य से ये पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मामा जी कब आएंगे? इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब का प्रयोग हुआ है। इस शब्द से मामा जी के आने का समय पूछने का ज्ञान हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आप इस वाक्य को पढ़िए। अरे, चौकीदार कहाँ गया? इस वाक्य में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द से किसी से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि चौकीदार कहाँ गया। वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का भाव होने के कारण ये प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी छी, तुमने यहां कितनी गंदगी फैला रखी है। इस वाक्य में छी छी विस्मयवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण पढ़ने वाले के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः ये विस्मयवाचक वाक्य है। अब इस वाक्य को पढ़िए। वाह, कितने सुंदर फूल हैं। प्रस्तुत वाक्य में वाह विस्मयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण पढ़ने वाले को फूलों की सुंदरता के एहसास से हर्ष का अनुभव हो रहा है, इसलिए ये विस्मयवाचक वाक्य है। पांचवां संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद इस वर्ष सर्दी लंबी पड़ेगी। प्रस्तुत वाक्य में संदेहवाचक शब्द शायद का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से इस बात का ज्ञान होता है कि हो सकता है कि इस वर्ष लंबी सर्दी पड़ेगी, अर्थात ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष लंबी सर्दी पड़ेगी,
किंतु सर्दी लंबी पड़ेगी ये निश्चित नहीं है। अतः ये एक संदेहवाचक वाक्य है। छठा, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, आदेश, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई कीजिए। बच्चों, इस वाक्य की क्रिया कीजिए से पढ़ने वाले को ये पता चलता है कि किसी को कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है, अर्थात किसी को आज्ञा दी जा रही है कि अंदर कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। इसलिए ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी शर्त के आधार पर किसी कार्य के होने का ज्ञान हो अथवा जिस वाक्य से ये पता चले कि कार्य होने के पीछे कोई शर्त है तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मां कहेंगी तो मैं घूमने जाऊंगा। इस वाक्य से ये ज्ञान होता है अथवा पता चलता है कि बोलने वाला घूमने तो जाएगा, लेकिन वो तभी घूमने जाएगा जब उसकी मां कहेंगी। इसीलिए उसने शर्त रख दी, यदि उसकी मां कहेंगी। इस शर्त के प्रयोग होने से ये समझ आता है कि यदि शर्त पूरी होगी तो ही कार्य होगा। इसीलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। अब इस वाक्य को भी पढ़िए। यदि बुआ जी आईं तो हम ताजमहल देखने आगरा जाएंगे। अब बताइए कि क्या प्रस्तुत वाक्य संकेतवाचक वाक्य है या नहीं? बच्चों, ये संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि इस वाक्य को पढ़कर ये ज्ञात होता है कि आगरा जाने और ताजमहल देखने का कार्य तभी होगा यदि बुआ जी आएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बुआ जी आईं, ये वाक्यांश एक शर्त के रूप में प्रयुक्त हुआ, अतः ये एक संकेतवाचक वाक्य है। आठवां, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चलिए बगीचे में बैठें। प्रस्तुत वाक्य में बगीचे में बैठने की इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये इच्छावाचक वाक्य है। बच्चों, अब आप ये वाक्य पढ़कर बताइए कि क्या ये इच्छावाचक वाक्य है? काश मैं भी हिमालय घूमने जा पाता। चलिए मैं ही बताती हूँ। ये वाक्य एक इच्छावाचक वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में काश और जा पाता आदि शब्दों के प्रयोग से ये पता चल रहा है कि बोलने वाला घूमने की इच्छा प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। बच्चों, ये तो थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। इसके बाद अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं बताती हूं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य। चलिए पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं ये समझते हैं। पहला, सरल वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता एक या अनेक होते हैं किंतु क्रिया एक ही होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं। बच्चों, ये वाक्य सरल वाक्य है क्योंकि इस वाक्य में एकमात्र यानी अकेली क्रिया खेलते हैं का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब इस वाक्य को पढ़िए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए।
क्या ये वाक्य एक सरल वाक्य है? जी हाँ, ये वाक्य एक सरल वाक्य है, क्योंकि भले ही इस वाक्य में राम, लक्ष्मण और सीता तीनों कर्ता हैं, पर इनकी क्रिया तो एक ही है, गए। अच्छा, अब इस वाक्य को पढ़िए। भैया आए और चले गए। बच्चों, क्या ये वाक्य सरल वाक्य है? नहीं, ये वाक्य सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में आए और चले गए दो क्रिया और से जुड़ी हुई हैं, जबकि सरल वाक्य के लिए ये आवश्यक है क्रिया एक ही हो। सरल वाक्य के बाद आता है संयुक्त वाक्य। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दूसरा, संयुक्त वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में समान स्तर के दो उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे श्रीधर ढोलक बजा रहा है और राजधर गीत गा रहा है। बच्चों, इस वाक्य में श्रीधर ढोलक बजा रहा है तथा राजधर गीत गा रहा है। ये दो उपवाक्य हैं जिन्हें और समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है, अतः ये एक संयुक्त वाक्य है। अब ये वाक्य पढ़िए। मैं थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया। बताइए कि क्या ये वाक्य एक संयुक्त वाक्य है? इस वाक्य में मैं थका हुआ था तथा जल्दी ही सो गया, ये दो उपवाक्य हैं, जो इसलिए समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जुड़े हैं, अतः ये एक संयुक्त वाक्य है। तीसरा, मिश्र वाक्य। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। क्या आप जानते हैं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताती हूं। बच्चों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और वे दोनों समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है जो रिमोट से चलती है। इस वाक्य में मेरे पास एक कार है मुख्य उपवाक्य है तथा रिमोट से चलती है आश्रित उपवाक्य है, और दोनों वाक्य जो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं, अतः ये एक मिश्र वाक्य है। अब आप इस वाक्य को पढ़िए। मुझे डर था कि वो मुझे धोखा न दे दे। इस वाक्य में मुझे डर था एक मुख्य उपवाक्य है तथा वो मुझे धोखा न दे दे एक आश्रित उपवाक्य है, और ये दोनों वाक्य की समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं, अतः ये एक मिश्र वाक्य है। वाक्य परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है? चलिए, मैं आपको बताती हूं। जिस प्रकार वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, उसी प्रकार वाक्य परिवर्तन भी दो आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आइए हम आपको बताते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं। पहला, बच्चों, यदि किसी विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ दीजिए। जैसे विधानवाचक मेघा ने गीत गाया, निषेधवाचक वाक्य मेघा ने गीत नहीं गाया। ये निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि गाया क्रिया से पहले नहीं लगा देने से वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट होने लगा है।
दूसरा, इसी प्रकार यदि हम किसी विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में विस्मयबोधक शब्द जोड़ दें। जैसे विधानवाचक वाक्य, मेघा ने गीत गाया। विस्मयवाचक वाक्य, अरे वाह, मेघा ने गीत गाया। बच्चों, अरे वाह, मेघा ने गीत गाया, ये एक विस्मयवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें अरे वाह विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनसे आश्चर्य यानी विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। 3. यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसके आरंभ में शायद, संभवतः या हो सकता है संदेहबोधक शब्दों को जोड़ दें। जैसे विधानवाचक वाक्य, प्रधानमंत्री जी कल इलाहाबाद जाएंगे। संदेहवाचक वाक्य, शायद प्रधानमंत्री जी कल इलाहाबाद जाएंगे। बच्चों, शायद प्रधानमंत्री जी कल इलाहाबाद जाएंगे ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें संदेहबोधक शब्द शायद का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग से प्रधानमंत्री जी के कल इलाहाबाद जाने में संदेह होने लगा है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी कल इलाहाबाद जाएंगे या नहीं।